हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं मनी एंड क्रेडिट का चैप्टर जो कि इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है और उसमें हम लोगों ने एक लेक्चर इस पार्ट का कर लिया है ना। मनी एंड क्रेडिट का एक पार्ट कर लिया जिसमें मैंने आपको बताया कि मनी क्या होती है, फिर क्रेडिट और डेबिट कार्ड में क्या अंतर होता है, जनरली सबको पता होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये मनी ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में अंतर पढ़ने के लिए क्यों जाओ, नहीं ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारी बातें बताओ, जैसे मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या उसमें बताया हूँ ना कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड लोन को कहा जाता है, लोन देने वाले कार्ड्स को कहा जाता है। फिर मैंने बताया बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ओल्ड मनी क्या थी, मॉडर्न मनी क्या है, करेंसी किसे कहा जाता है, चेक क्या है, लोन एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, किस तरीके से बैंक पैसा कमाता है, हम ही हमारा पैसा लेके। तो ये सारी बातें। उसके बाद मैंने बताया था कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट, मतलब क्या क्या क्रेडिट लेने के टर्म्स रहेंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्रेडिट। तो वहां से बहुत सारी चीजें बताया था जिसमें से जो है बार्टर सिस्टम, टर्म्स ऑफ क्रेडिट और लोन एक्टिविटीज, तीन टॉपिक थी जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी। वहां से क्वेश्चंस आते हैं, वहां से क्वेश्चंस बार बार आते हैं आपसे। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, बार्टर सिस्टम और जो होता है लोन एक्टिविटीज। मैक्सिमम चांस है कि यहाँ इस चैप्टर से ये 70% जो होता है वेटेज रखता है। जितनी मैं बातें वहां पढ़ाए हूं पहले लेक्चर में, तो 70% चांस है कि वही पूछा जाए। बाकी 30% चांस है कि एक नंबर 2 नंबर में कुछ और पूछ लिया जाए, एक नंबर में कुछ और पूछ लिया जाए, वरना 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चंस वही थे। अब यहां पर देखिए एक फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर आता है, सेक्टर्स ऑफ लोन। ये 5 नंबर तक पूछा जा सकता है, ये 3 नंबर से 5 नंबर तक पूछा जा सकता है। फिर अपना सोर्स ऑफ क्रेडिट, तो सोर्स ऑफ क्रेडिट कौन कहां से लेता है, यहां से भी 3 नंबर से 5 नंबर तक का पूछा जाता है। फिर एक आएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके बाद मैं अभी आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप बताऊंगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी 5 नंबर से 3 नंबर से 5 नंबर तक पूछा जाता है। तो मैं 3 टॉपिक पढ़ाने वाला हूं आपको और तीनों टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले लेक्चर में बताया था कि इसके बाद जो सेकंड लेक्चर होगा, छोटा सा लेक्चर है, ये ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। आधे घंटे के अंदर कोशिश करूंगा कि ये खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं है, लेकिन हाँ ये 3 नंबर से 5 नंबर तक पूछा जाता है, इसलिए मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा ना। चाहूं तो मैं 15 मिनट में खत्म कर सकता हूं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है कि फिर आपको समझ भी नहीं आएगा ना। अब 15 मिनट के अंदर फिर कैसे समझ में आएगा, 15 मिनट में समझ भी नहीं आएगा। और इस तरीके से मैंने बता दिया, आप रटेंगे बैठ के। मैं आपको ऐसा सोचता हूं कि समझा दिया जाए सारी चीजें ताकि आप रटे, ठीक है, आप याद करें, ठीक है, लेकिन कहीं भूलें तो खुद बना के लिख लें। और जो अपने आप में बना के लिखने में सक्षम है, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले जाते हैं। मैं मानता हूं आप सीबीएसई बोर्ड से, तो मैक्सिमम लोग ऐसे ही होंगे कि जो हिंदी को इंग्लिश में खुद से ट्रांसलेट कर लेते होंगे। तो जो हिंदी से इंग्लिश कम से कम खुद से ट्रांसलेट करते हैं, उन्हें कुछ नया याद करना पड़े। जो हिंदी से इंग्लिश थोड़ा ट्रांसलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो कम से कम याद करें। बट हाँ, याद करने के साथ समझते चले, ताकि बाय द वे आपको कुछ भूल रहे हैं पेपर में तो सब कुछ बना के फिर से लिख दिया जाए ना, क्योंकि हमें तो सब हिंदी में पता है। तो इस तरीके से मैं आपको समझाने की इसीलिए कोशिश करता हूं, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा ये चीज होती है कि आपको हिंदी में सारी बातें पता रहनी चाहिए, वरना पेपर में अक्सर जो है लोग घबराहट की वजह से बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको इस लेक्चर में बहुत सारी बातें बताने वाला हूं जो कि अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। और जैसा कि मैंने हर बार कहा है कि पढ़ाई करिए, मेहनत से पढ़ाई करिए। मैं आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप अगर जो है इस समय पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर बताइए आपकी गलती है कि किसी और की गलती है। जो पढ़ाई कर रहा होगा वो अच्छा नंबर पाएगा ना बेटा। तो अगर आज भी नहीं पढ़ने बैठे हैं, आज तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो आज से कम लग जाइए और आज से पढ़ना स्टार्ट करिए। आज से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत बेहतर कर ले जाएंगे। आप विश्वास रखिए, चीजों को विश्वास, देखिए पूरी दुनिया विश्वास पे टिकी हुई है, तो आप विश्वास रखिए मुझ पे और आज से पढ़ने लगिए। और आज से पढ़ने बैठिए। आप 8 घंटे, 10 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे जितना पढ़ पाते हैं आराम से पूरे दिन में 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, हाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अरे देखो बेटा, जो सिलेक्शन लेते हैं ना, जो नीट क्लियर करते हैं, आपका सपना होगा कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का, नीट क्लियर करते हैं, आईआईटी क्लियर करते हैं, यूपीएससी क्लियर करते हैं, 16 घंटा, 18 घंटा पढ़ते हैं वो लोग। आपको मजाक लग रहा होगा, आपको अभी लग रहा होगा कि ये सारी बातें तो ऐसे बस अफवाहें बताई जाती हैं। मैं खुद रह के आया हूं, मुझे पता है ना। 16 घंटे, 17 घंटे, 15 घंटे लोग बहुत ही अमूमन सब पढ़ते हैं। वहां पर ऐसा माहौल बन जाता है कि हर कोई, आप बगल वाले कमरे में जा रहे हैं देख रहे हैं पढ़ रहा, बगल वाले कमरे में जा रहे हैं देख रहे हैं पढ़ रहा, आप खुद बैठ के पढ़ने लगते हैं। उस वजह से, इसके वजह से लोग 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे पूरा दिन पढ़ते हैं ना। उसके बाद खाली सोते हैं। सोने के अलावा वो लोग, उनके जिंदगी में कोई काम नहीं होता। सो लिए, नहाए, खाएं, बस पढ़ना, उसके बाद पढ़ना। 15-15 मिनट में बच्चे खा के उठ के चले जाते हैं पढ़ने। ये लगन होती है पढ़ने की। और फिर सिलेक्शन नहीं होगा क्या, बताओ आप मुझे, कि अगर इतना कोई पढ़ रहा है, इतना कोई मेहनत कर रहा है, तो सिलेक्शन रुकेगा क्या? सिलेक्शन को झक मार के आना पड़ेगा उसके पास। तो इस तरीके से आप भी पढ़िए ना कि बोर्ड आप 10 दिन में, 15 दिन में बहुत बढ़िया पढ़ के आप क्लियर कर सकते हैं। खाली आप 15 दिन पढ़ के बढ़िया क्लियर कर सकते हैं। खाली आप जो होता है इस समय 10 घंटे पढ़ना, तो बैठिए, पढ़िए, बैठ के पढ़िए। नहीं हो रहा जबरदस्ती बैठे रहिए, क्या नहीं होगा। आपकी शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है क्या? आपकी शरीर जो होता है जबरदस्ती उठा के ले जा रही है आपको। बैठिए, कंट्रोल करिए अपने आप को ना। किस तरीके से मैं कहना उठेंगे, आप बैठिए, कंट्रोल करिए अपने आप को जो होता है।
मत उठने दीजिए अपने शरीर को, पढ़ने बैठिए, जो होता है 10 घंटे बैठिए तो सही, एक दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, तीसरे दिन से आदत लग जाएगी, 15 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, आप पढ़ने तो बैठिए कम से कम। देखिए चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज मनी एंड क्रेडिट में सेक्टर्स ऑफ लोन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सेक्टर्स ऑफ लोन, एक फॉर्मल सेक्टर, एक इनफॉर्मल सेक्टर, फिर कौन कहां से लोन लेता है, फिर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है ना, 3 बातें समझेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, बिना एकदम टेंशन लिए। मेरे अगर मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं तो आप बिना टेंशन लिए जो होता है सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को सुनने की कोशिश करिए, आपको सब समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। आपके सारे क्वेश्चन लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेक्टर्स ऑफ लोन। सेक्टर्स ऑफ लोन में देखिए 2 सेक्टर होता है, एक फार्मल सेक्टर, एक इनफॉर्मल सेक्टर। भैया अब ये क्या होता है यार, फार्मल इनफॉर्मल, हमको तो नहीं पता कुछ भी। देखो एक सेक्टर ऐसा होता है जो कि डेवलपमेंट पे काम करता है कि ताकि विकास हो जाए, और वो सेक्टर कौन सा है, हमारे गवर्नमेंट का सेक्टर है। गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों का विकास हो। और एक सेक्टर वो होता है जो प्राइवेट सेक्टर होता है, जो चाहता है कि लोगों का विकास ना हो, वो चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा ले। विकास हो वो अलग की बात है, बट उसका मेन मोटिव क्या होता है, हमारे सरकार का मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है, हमारे सरकार का मेन मोटिव होता है कि देश का डेवलपमेंट करना। लेकिन वही एक प्राइवेट सेक्टर आता है तो उसका काम होता है कि वो देश का डेवलपमेंट पे नहीं सोचता, वो सबसे पहले ये सोचता है कि देश को किस तरीके से जो होता है पैसा ज्यादा से ज्यादा निकाला जा सके देश से ना, तो उसका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना। हमारे सरकार का मेन मोटिव होता है कि डेवलपमेंट करना। तो फार्मल सेक्टर का काम होता है डेवलपमेंट करना और इनफॉर्मल सेक्टर का काम होता है पैसा कमाना। मेन मोटिव देखो इन्हीं का ये होता है और इसी पे आपका पूरा जो होता है। अब देखो गवर्नमेंट मेन जो होता है, गवर्नमेंट लोगों को आगे बढ़ाने के लिए लोन देती है, समझ में आता है, और लोग पैसा कमाने के लिए भी लोन देते हैं, ये भी समझ में आ रहा है ना। बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे जो होता है जमींदार थे पहले, आप गांवों में देखते होंगे बहुत सारे लोग पैसा देते हैं लोन पे, तो या फिर जो होता है बहुत सारे आज ऐप्स हैं जो पैसा देते हैं, तो उनका मेन मोटिव कहीं ना कहीं पैसा कमाना होता है। और हमारी सरकार भी पैसा देती है लोन, तो वो उसका मेन मोटिव होता है कि आपका डेवलपमेंट कर सके, वो ज्यादा से ज्यादा देश को आगे बढ़ा सके। इस वजह से वो लोन देती है, तो लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट पे देती है, या फिर जो होता है बहुत बार जो होता है लोन माफ भी कर दिया जाता है, इंटरेस्ट माफ कर दिया जाता है, जो इंटरेस्ट ब्याज लगा वो माफ कर दो भैया, जितना लोन लिया उतना लाके दे दो, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ के खुश रहो ना। इस तरीके से सरकार करके आपको लोन देती है ताकि देश का डेवलपमेंट हो पाए। तो अब सरकार लोन देती है तो बहुत सारे जो होता है टर्म्स एंड क्रेडिट भी लगाती होगी कि भैया मैं लोन दे रही हूं आपको तो मुझे इतना % जो होता है ब्याज चाहिए, मैं लोन दे रही हूं तो मुझे पहले डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, मुझे कोलेटरल चाहिए। कोलेटरल नहीं समझ में आ रहा तो पिछली वीडियो में बताया था, फिर एक बार बताऊंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे ये चाहिए, तो फिर अच्छा इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोन देते होंगे तो वो बताते हैं मुझे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, कोलेटरल चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर जो होता है मुझे ये चाहिए, ये मेरी शर्तें रहेंगी। तो सारी बातें जो है वो ये भी रखते होंगे, ये भी रखते होंगे। तो इन्हीं को पढ़ेंगे कि फार्मल सेक्टर में क्या क्या शर्तें आपको देखने को मिलती है, इनफॉर्मल सेक्टर में क्या क्या शर्तें आपको देखने को मिलती है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं फार्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर के बीच में डिफरेंस। फार्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर के बीच में डिफरेंस। भैया फार्मल सेक्टर जो होता है, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बता दूं ताकि आप जो है मैं अगर आप कुछ बताऊं तो आप उसे रिलेट कर पाएं कि जैसे बैंक में सच में डॉक्यूमेंट लगता है कि नहीं लगता, भाई लगता होगा ना, तब आप यहां रिलेट कर पाएंगे, वरना आपको पता नहीं फार्मल सेक्टर का एग्जांपल क्या। तो आप फार्मल सेक्टर में डॉक्यूमेंट लगता थोड़ा ट्रेन फार्मल सेक्टर में। अब जैसे मुझे बैंक में डॉक्यूमेंट लगता है क्या, अब खाली एक चीज रखिए, फार्मल सेक्टर का एग्जांपल बैंक है। अब बताइए बैंक में डॉक्यूमेंट लगता है क्या, हाँ बेसी बात लगता है, आप लोन ले जाएंगे। सबसे पहले आपको पूरा, अगर आप कोलेटरल जो रख रहे हैं, मान लीजिए आप खेत रख रहे हैं अपना कोलेटरल के रूप में, चलिए मैं बताता हूं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, अभी बताता हूं तो सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कि फार्मल सेक्टर में बैंक आता है, इन फार्मल सेक्टर में आप एक एग्जांपल अभी याद करिए, मनी लेंडर। मनी लेंडर का मतलब जो पैसा ब्याज पे गांवों में देते हैं बेटा, जो पैसा ब्याज पे गांवों में देते हैं, गांव में देते हैं ना, गांव में देते हैं तो उनको कहा जाता है बेटा मनी लेंडर ना। तो इन फार्मल सेक्टर में मनी लेंडर आ गए, फार्मल सेक्टर में आपका बैंक आ गया। अब समझो प्यार से एकदम कि सबसे पहले आप समझ लो कोलेटरल की बात। अब यहां सबसे पहले कोलेटरल समझो, सेकंड वाला पॉइंट समझो कोलेटरल। कोलेटरल क्या होता है, कोलेटरल का मतलब गिरवी रखना बेटा। अगर आप बैंक के पास पैसा लेने जाते हैं तो बैंक कहता है कोई बात नहीं हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन हाँ उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आप अगर हमसे 50,000 रुपया लोन ले रहे हैं तो कम से कम 50,000 का कोई कोलेटरल हमारे पास लाके रख दीजिए, हमसे बेचेंगे नहीं। आप जैसे मान लीजिए आपके पास सोना है 50,000 रुपए का, ले जाइए बैंक को 50,000 का सोना दे दीजिए, बैंक उसे रख लेगा, अब आपको 50,000 दे देगा। हाँ इसे कहा जाता है गिरवी रखना। जब आप बैंक को 50,000 रुपया निपटा देंगे, उसे मतलब दे देंगे, तो वो आपका सोना आपको वापस कर देगा, उतना सोना जितना आप दिए थे उतना वो आपको वापस कर देगा। ठीक है, तो सोना तो अक्सर लोग नहीं देते हैं, बट हाँ जमीन का कागज दे देते हैं। अब मेरे पास कोई जमीन थी जिसका कीमत 50,000 रुपया या 50,000 रुपये ज्यादा है, तो बैंक को मैं वही जमीन लेके जाऊंगा, दे दूंगा, क्योंकि मुझे जमीन तो बेचनी नहीं है ना। आपको दिमाग में आ रहा है जमीन बेच दो पैसा ले लो, नहीं मुझे जमीन नहीं बेचनी है, मुझे कुछ समय के लिए लोन चाहिए, मैं जमीन दे दूंगा उसे, जो होता भैया ये जमीन है 50,000 रुपये जमीन है, आप इसे रखे रहो, मुझे 50,000 रुपये इसके बदले दे दो। अब मैंने 50,000 रुपये लेके मेरा काम किया, उसके बाद मैंने वापस उसे दे दिया, तो मेरी जमीन भी मेरे पास रह गई, मुझे मेरी जरूरत पे पैसा भी मिल गया था ना, और मैंने उसे 50,000 रुपये रिटर्न किया, मेरी जमीन के कागज ले लिए। तो कोलेटरल का मतलब गिरवी रखना ना। अगर मान लो ये कोलेटरल मैं सही टाइम पे बैंक को पैसा नहीं दे पाता हूं,
बैंक मुझे टाइम भी देता है कि भैया अब दे दो, चलो कोई बात नहीं अब नहीं दे पाए तो अब दे दो। इस तरीके से बैंक हमें टाइम देता रहता है कि बैंक से बात हो जाके कि भैया ऐसी ऐसी बात हो गई है, मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, अभी मुझे 2-4 महीने का और समय लगेगा। तो बैंक कहता कोई बात नहीं 2-4 महीने का समय लगे, लेकिन 2-4 महीने के अंदर आपका इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपके कोलेटरल में अगर इतने पोटेंशियल, अभी आपने कोलेटरल 1 लाख रुपए दे दिया, आपकी जमीन 1 लाख रुपए थी, आपने 50,000 लिया है, अब लोन लग गया उसमें 60,000 हो गया, तो बैंक से आप कह सकते हैं देखो मैं कोलेटरल दिया हूं 1 लाख का, अभी आप 60,000 रुपए हुआ है, मुझे 4-6 महीने का और समय चाहिए, ताकि जो होता है 70,000 रुपया होगा, कोई बात नहीं 70,000 रुपया जो होता है अगर मैं नहीं भर पाऊंगा तो फिर जमीन बेच के ले लीजिएगा। तो इस तरीके से बैंक से आप बात करके टाइम भी जो होता है ले सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, मान लो आपने 50,000 रुपए 60,000 रुपए कोलेटरल दिया था, बैंक का लोन होकर 60,000 हो गया, अब ले जाइए और कोलेटरल दे दीजिए, भैया और ले लो ये कागज डॉक्यूमेंट, लेकिन मेरी जमीन मत बेचो यार, मेरी जमीन मत बेचो, मैं आपको 4-6 महीने साल भर के अंदर पैसा दे दूंगा ना। तो इस तरीके से बैंक क्या करेगा, भैया इतना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट करके साल भर में इसका इतना लगेगा, इसने इतना पहले से जाकर कोलेटरल दे दिया, तो साल भर का टाइम दे दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना हमें। जमीन बैंक के पास तो जमीन का कागज है ना, जब आप नहीं दे पाएंगे साल भर में तो वो बेच के अपना भरपाई कर लेगा। तो ये कोलेटरल होता है, गिरवी होता है, गिरवी पे किस तरीके से लोग जानते हो विश्वास करते हैं, भैया मेरे पास तो पैसा है ना, बैंक कहता है कि मेरे पास तो एक तरीके से जमीन का जो कागज है वो एक तरीके से पैसा तो है, जब नहीं दे पाएगा बंदा तो मैं बेच लूंगा, दे पाएगा तो उसकी जमीन बच जाएगी। तो इस तरीके से जो लेता है लोन उसका भी फायदा होता है, कहीं ना कहीं वो अपना कुछ काम करता है और सही टाइम पे कर ले जाता है, तो उसका जमीन भी बच जाती है, जमीन नहीं बेचनी पड़ती है और पैसा उसे मिल जाता है, बैंक दे देता है और बैंक को कुछ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के मतलब कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो वापस कर देता है ना। कोलेटरल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो मैंने कहा कि बैंक जो है आपको लोन देता है ना, फार्मा सेक्टर, ये फार्मा सेक्टर की बात करते हैं, फार्मा सेक्टर का एग्जांपल है बैंक। बैंक आपको लोन देता है, लेकिन लोन देने से पहले कहता है कि भैया कुछ डॉक्यूमेंट लाके दो, डॉक्यूमेंट लाके दो और कोलेटरल लाके दो, दो चीजें मांगता है कि डॉक्यूमेंट लाके दो, कोलेटरल लाके दो। तो क्या करता है कोलेटरल का मतलब, मैं आपको 50,000 की कोई अगर 50,000 रुपया दूंगा तो सबसे पहले मुझे 50,000 रुपए का कुछ कोलेटरल दो, तब मैं आपको 50,000 दूंगा। कोलेटरल का मतलब कुछ ऐसा गिरवी रखो जो 50,000 का पोटेंशियल रखता हो, उस 50,000 में बिक जाए ना। तो कोलेटरल लाके दो, डॉक्यूमेंट भी चाहिए, बैंक कहता है कि मुझे डॉक्यूमेंट भी चाहिए। डॉक्यूमेंट का मतलब आप मुझे एक तरीके से आप अपना एड्रेस सब कुछ दो मुझे ना, कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका नाम क्या है, गांव क्या है, पता क्या है, आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम, या फिर उस तरीके से कुछ और डॉक्यूमेंट, जैसे आपका उसने कहा कि खेत का कागज बनवाओ, तो डॉक्यूमेंट तो हुआ ना ये सब, तो डॉक्यूमेंट ला के दो। कोलेटरल एक तरीके से डॉक्यूमेंट ही, जैसे अगर मान लो कोलेटरल में सोना ले जाके दे रहे हो तो फिर वो जो होता है कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन अगर कोलेटरल में आप बैंक ये अपने खेत का कागज दे रहे हो तो खेत का कागज बनवाना पड़ेगा ना, वो डॉक्यूमेंट है तो होगा। तो एक तरीके से अगर आप खेत का कागज दे रहे हो तो कोलेटरल के तौर पे भी आप एक डॉक्यूमेंट ही दे रहे हो ना। इसलिए मैं आपको कोलेटरल सबसे पहले समझाया, फिर डॉक्यूमेंट बता रहा हूं। जैसे आपने बैंक का कागज या सॉरी अगर आप खेत का कागज ले जा रहे हो बैंक को देने कि भैया खेत का कागज है, एक तरीके से कोलेटरल के रूप में रख लो, तो कोलेटरल के रूप में रखने के लिए जो खेत का कागज होगा, खेत का कागज है ना, एक कागज है तो एक डॉक्यूमेंट है ना, वो डॉक्यूमेंट जो होता है बनवाने के लिए टाइम लगेगा ना। ये डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो, कोलेटरल दे रहे हो, दो बातें आपको समझ में आ चुकी है कि डॉक्यूमेंट आप देते हो ले जाके बैंक को, कोलेटरल देते हो। लेकिन अब ये बताओ अगर डॉक्यूमेंट देना है आपको, कोलेटरल देना है, कहीं ना कहीं उस डॉक्यूमेंट का चेकअप होगा। पहली बात तो आपको डॉक्यूमेंट बनाने में पहली बात तो टाइम लगेगा। अब मैं बता रहा हूं टाइम कंज्यूमिंग किस तरीके से लगता है। आप गए, एक भाई कागज था जिसका नाम था एक कागज है जिसे बनवाने में आपको टाइम भी लगेगा, सब ऑब्वियस सी बात है टाइम लगेगा। फिर इस कागज को बैंक लेता है और इसे एक आध मंथ या फिर जो होता है जितना भी इसे टाइम लगे, मान लो मैंने कहा 1 महीने के लिए इसे रिव्यू पे रख दिया जाएगा कि भैया वो देखेगा समझेगा, 15 दिन लगा सकता है। बैंक में जो होता है पैसा है, देखो इसे समझेगा देखेगा कि भैया कोलेटरल जो दे रहा है वो सही है कि नहीं है, पूरा चेकअप किया जाएगा, पूरा जो होता है अच्छे से छानबीन की जाएगी। अब हाँ सही है कि जो इसने जितना कागज इस बंदे ने दिया है वो कागज सब कुछ सही है, वो डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, वो कोलेटरल भी सही है, सब कुछ सही होने के बाद अब जो है बैंक इंतजार करेगा कि मेरे पास 50,000 रुपया आ जाए। जब बैंक के पास 50,000 रुपया आ जाएगा तब ये 50,000 रुपया बैंक इसे उठा के देगा। तो कहीं ना कहीं इतना काम करने में आपको टाइम भी लगने वाली है, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो 3 बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। अब हम लोग 3 बातें इनफॉर्मल सेक्टर का देख लेते हैं। भाई इनफॉर्मल सेक्टर का 3 बातें देख लेते हैं, फिर आपको मैं जो होता है इसके जो बच्चे 3 पॉइंट है वो भी समझा दूंगा जल्दी से ना। तो अब देखिए इनफॉर्मल सेक्टर में कौन पहले लोन देता है कि मनी लेंडर। मनी लेंडर कौन होता है भाई, जमींदार या फिर जो होता है जो गांव में जो लोन बांटते हैं, गांव में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लोन बांटते हैं, तो उन्हें कहा जाता है बेटा मनी लेंडर। तो मनी लेंडर कौन हो गया, मनी लेंडर जो होता है जो गांव में लोन बांटते हैं उन्हें कहा जाता है मनी लेंडर। तो मनी लेंडर गांव में लोन बांटते हैं, वो आपको पैसा देने वाले हैं। तो ये बताओ इनफॉर्मल सेक्टर में अगर आपके गांव का कोई आपको लोन दे रहा है तो वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, क्या डॉक्यूमेंट मांगेगा कि भैया आप कौन हो, कहां से हो, आपका क्या नाम है, आपके पापा का नाम क्या है, वो आपको कुछ पूछेगा ऐसा, आपका आधार कार्ड थोड़ी ना लेगा ये तो ये डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं ना।
इनफॉर्मल सेक्टर में डॉक्यूमेंट नहीं ली जाती है। देखो मैं आपको पिछले वीडियो में एक बात बताई थी कि फॉर्मल सेक्टर में बैंक लोन देता है और इनफॉर्मल सेक्टर में बैंक लोन नहीं देता है। बैंक देखो फॉर्मल सेक्टर में बैंक लोन देता है, गवर्नमेंट लोन देती है जिसका मोटिव होता है देश का डेवलपमेंट। इनफॉर्मल सेक्टर में ये जो होता है गांव के जमींदार या फिर प्राइवेट सेक्टर वाले लोन देते हैं जिनका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना। तो इनफॉर्मल सेक्टर में बैंक को छोड़ के जहां से भी आपका लोन मिल रहा है वो सबका सब इनफॉर्मल सेक्टर में आता है, सबका सब इनफॉर्मल सेक्टर में आता है। और मैंने बताया था ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है, ये सब टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, पिछले वीडियो में बताया था टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो ये सब टर्म्स ऑफ क्रेडिट तो है, जैसे ये कोलेटरल ले रहा है, ये सब ले रहा है, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मैंने एक बात वही शुरू में बताई थी कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट इज एनीथिंग। टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो आपको लगने वाली है वो डिपेंड करती है कि ये जो बैंक, ये जो बंदा पैसा दे रहा है या फिर कोई भी बंदा आपको जो पैसा दे रहा है वो आप पे क्या लगाना चाहता है, वो आप पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या क्या लगाना चाहता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट हमने जो है कुछ चीजें देखी, जैसे मनी लेंडर देखा, बैंक देखा, तो उसके बेसिस पे हम लोग कुछ अंतर पढ़ लेते हैं, वरना तो कोई अंतर नहीं होता बेटा। बैंक आपका दोस्त है, बैंक वाला कह दिया कि भैया जो होता है आप पैसा ले जाओ, हम आप पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लगा रहे, डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे, कोलेटरल नहीं ले जाओ ना, कोई दिक्कत है क्या? वो कह रहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आप बताओ बैंक की मर्जी ना भाई, बैंक कल को कहते कि भैया आपको कुछ नहीं देना, कोलेटरल नहीं चाहिए, जो होता है डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आप आओ एक आधार कार्ड लाओ, उसके बाद बैंक से लोन ले जाओ। कल को बैंक ये स्कीम लगा दे तो ये बताओ जो होता है ये सारा का सारा गलत हो जाएगा ना। ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि लोन बांट रहा है तो किस तरीके से बांटेगा। लेकिन बैंक अमूमन जो लोन बांटता है वो इतनी चीजों को ध्यान में रख के बांटता है, इसलिए हम ये सब पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर में एक अपना फ्रेंड भी तो आता है, दोस्त आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। बताओ ये जो था ये सब लेंगे हमसे कोलेटरल मांगेंगे वो लोग, हमसे जो था रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वो तो हमसे पैसे भी नहीं लेते हैं। इंटरेस्ट 500 रुपया दिया गया, 4 महीने बाद 500 रुपया वापस कर दो रिश्तेदार को, कोई दिक्कत नहीं होने वाली उन्हें ना। तो इस तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर में वो लोग भी आते हैं, बट हमें उनको नहीं पढ़ना, हमें मनी लेंडर को ध्यान में रख के पढ़ना। तो पीछे कंफ्यूज मत हो जाना कि फ्रेंड तो भैया ऐसा कुछ नहीं करता है, तो इनफॉर्मल सेक्टर में ये सब कहां से आ रहा है ना। इनफॉर्मल सेक्टर में मैक्सिममली लोन जो है वो फ्रेंड से नहीं बल्कि मनी लेंडर से लिया जाता है ना, जमींदार साहूकारों से लिया जाता था पहले के जमाने में। तो इससे क्या होता है कि हम उन्हीं को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। समझ में आई बातें? अब देखो भाई गांव का अगर कोई बंदा आपको लोन दे रहा है तो उसे डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं होने वाली है, तो इनफॉर्मल सेक्टर में डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है, सबसे पहली बात, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कोलेटरल ये भी लेता है कि जैसे मान लो अगर गांव का कोई बंदा है वो आपको 10,000 रुपए लोन दे रहा है तो आपका कुछ 10,000 रुपए का रखवा लेता है ना, पैसे सोना रखवा लेता है, कुछ और रखवा लेता है, कहीं बाइक रखवा लिया, कहीं आपके पशु जो आपने लाइव स्टॉक्स पाले थे वो रख लिया, तो कोई भी कोलेटरल वो रख लेता है ना। अगर कुछ नहीं पाया तो जमीन का कागज ये भी ले लेता है। तो इस तरीके से ये इनफॉर्मल सेक्टर में जो है मनी लेंडर आपको लोन दे रहा है तो वो कोलेटरल वो भी लेता है, ताकि अगर आप उसे पैसा ना दे पाए तो वो बेच के वहां ले ले, आपसे मार झगड़ा थोड़ी करने आएगा कि कल कोई नहीं दे पा रहे हैं तो आपको जो मार करे झगड़ा करे, ऐसा नहीं करेगा। वो कहता है कि पहले मैं कोलेटरल दे दो बाबू ना, कोलेटरल दे दो फिर पैसा ले जाओ, अगर आप नहीं दे पा रहे हो मुझे पैसा तो मैं इसे कोलेटरल को बेच लूंगा। तो डॉक्यूमेंट तो नहीं लेता है, बट जो होता है कोलेटरल आपसे लेता जरूर है, और ये बहुत कम टाइम। जब डॉक्यूमेंट नहीं लेगा तो डॉक्यूमेंट बनवाने में बड़ा टाइम लगता है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं लेगा तो इसे कम टाइम में आपको लोन दे रहा है ना। समझ में आई बात है? तो एक तरीके से बड़े जल्दी दे देता है, जैसे आप गए वहां पर कोलेटरल लेके जाओ, वो जो होता है आपको जो होता है आपको पैसा दे देगा, तुरंत पैसा दे देगा हाथों हाथ ना। तो इस तरीके से आपको 3 डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। फॉर्मल सेक्टर में डॉक्यूमेंट लगता है, इनफॉर्मल सेक्टर में डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में दोनों में कोलेटरल की जरूरत पड़ती है। फॉर्मल सेक्टर में बहुत ही टाइम लेता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने तब जाके आपको पैसा देता है। इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ही कम टाइम लगता है, तुरंत हाथों हाथ ये काम हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं। अब जो है देखो जो फार्मर सेक्टर है वो बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, क्योंकि मैंने अभी बताया था शुरुआत में कि फार्मर सेक्टर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब अगर मैंने 100 रुपया लिया है तो 1 महीने में बैंक कहता है कि भैया हमको 2-3 रुपया दे देना, बहुत है हमको नहीं चाहिए ज्यादा, 2 रुपया दे देना। 102 रुपया जो होता है हर महीने जो होता है, हर 100 रुपए पे 2 रुपया हर महीने इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन ये कहता है कि 100 रुपए पे 10 रुपए चाहिए हमको। तब बताओ 100 रुपए पे 10 रुपया हर महीना ज्यादा है कि 100 रुपए पे 2 रुपया? तो 2 रुपया कम है ना, 10 रुपया ज्यादा है ना। एक तरीके से जो ये होता है इनफॉर्मल सेक्टर में मनी लेंडर ये बड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था इसका काम डेवलपमेंट करवाना, ये सरकार चलाती है, बैंक को सरकार चलाती है, इसका काम होता है देश का डेवलपमेंट करना, इसका काम होता है पैसा कमाना। तो पैसा कमाने के लिए ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना। समझ में आई बातें? तो बैंक जो होता है या फॉर्मल सेक्टर जो होता है बड़ा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है ताकि देश का डेवलपमेंट हो सके। इनफॉर्मल सेक्टर में मनी लेंडर बड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सके, ठीक है। इसका मेन मोटिव होता है डेवलपमेंट और इसका इनफॉर्मल सेक्टर का मेन मोटिव होता है पैसा कमाना। इतनी बातें मुझे लग रहा है आपको क्लियर एकदम हो चुकी होंगी बेहतरीन तरीके से। अच्छा यहाँ पर क्लियर टर्म्स एंड कंडीशन एक बात बताऊं मैं, जिसे फॉर्मल सेक्टर में आप लोग ले जाएंगे ना तो बता देगा बैंक की हर महीने आप पे 100 रुपए पे 2 रुपया लगने वाला है। इस तरीके से आप अगर साल भर में मुझे देते हैं तो 2 रुपया करके जो है 12 रुपया हो जाएगा, 12 महीने में 24 रुपया हो जाएगा। तो 24 रुपया 100 रुपया पे आपके लग जाएगा। लेकिन ये जो होता है ये कोई क्लियर टर्म एंड कंडीशन नहीं बताता है।
मैं आपको बताऊं, पहले क्या करते थे ना कि कंपाउंड, आपने एक पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट, एक पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बैंक कहता है कि 100 रुपया पे हम लगाएंगे, जैसे 100 रुपया एक अगले महीने में 102 रुपया हो गया, 102 रुपया पे अब लोन, अब 102 रुपया पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बैंक कहता था कि मैं 100 रुपया पे लोन लगाऊंगा, अब 100 रुपया पे फिर इंटरेस्ट लगाऊंगा, तो हर महीने 2 रुपया बढ़ता चला जाएगा, 12 महीने में 24 रुपया हो जाएगा ना। ये बैंक की नीति है ना। लेकिन जो मनी लेंडर होता है, मनी लेंडर पहले क्या करता था कि बताता ही नहीं था, वो कह दिया कि 100 रुपया पे 10 रुपया लेंगे ना। तो एक महीने पे आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ 10 रुपया ले रहा है, तो इस तरीके से 12 महीने में कितना होगा, 24 रुपए, ये सॉरी 200, अगर हर महीने 10 रुपए ले रहा है तो 12 महीने में 120 रुपए लेना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता था। वो क्या करते थे, अब की बार आपसे 100 रुपया पे 10 रुपया लिए, एक महीने में हुआ 110 रुपया, अब की बार 110 रुपए का 10% लेते थे, तो 11 रुपए इसमें जोड़ लेते थे ना। इसे कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, 9th में शायद है, 9th में है, तो 9th में आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब ये क्या करते थे, 110 रुपए का 10% लेते थे। अब ये हो गया बेटा 121 रुपए समथिंग। अब 121 रुपए अगले महीने में उस पर 10, उसका 10% लेते थे, तो करीब करीब हो जाता था 10-12 रुपया हो जाता था। इस तरीके से अब ये करीब करीब हर महीने इस तरीके से 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया बढ़ता चला जाता था। अब ये बड़ा रुपया ज्यादा हो जाता था, तो 10% कहते थे, बट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला 10% कहते थे। बैंक की जो नीतियां होती थी उसमें आपको सारी बातें एकदम क्लियर बता दी जाती है कि भैया इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, इतना रुपया साल भर में होने वाला, सब कुछ। लेकिन जब आपको एक इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, मनी लेंडर से लेते हैं पैसा, तो वो आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं बताता है। ये तो मैं बता दिया, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका मनी कमाने का पैसा होता है, मतलब मेन मोटिव होता है। यहां पर कोई क्लियर टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती हैं। मनी लेंडर आपको सारी बातें बताता ही नहीं, वो छुपा के रखता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कमा सके ना। अब देखो फार्मर सेक्टर, पढ़े लिखे भी नहीं होते थे लोग, तो इस तरीके से लूट लेते थे ना, लूट लेते थे। पढ़े लिखे होते थे, ये लोग पढ़े लिखे होते थे और ये लोग लोन बांटते थे, ये लोग अच्छा खासा कमा ले जाते थे ना। एग्जाम्पल देखो, यहां पर बैंक है, यहां पर मनी लेंडर है, इसी तरीके से फिर ट्रेडर आते हैं, इस तरीके से फिर ट्रेडर आते हैं, मनी लेंडर आता है, या फिर जो होता है बिग फार्मर्स होते हैं, वो सब आपको लोन देते थे ना। तो वो सब यहां पर एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर जो होता है बिग फार्मर हो जाएंगे ना। बिग फार्मर कहां गया, ये हाई जो होता है बिग फार्मर, या फिर मीडियम फार्मर नहीं, बिग फार्मर, ट्रेडर और जो होता है मनी लेंडर, यही सब लोन देते थे यहाँ पर। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि फार्मर सेक्टर में डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, इनफॉर्मल सेक्टर में डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है। फार्मर सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों में कोलेटरल लगता है। फार्मर सेक्टर बहुत टाइम लेता है, इनफॉर्मल सेक्टर में टाइम कम लगता है। फार्मर सेक्टर जो होता है वहां पर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इनफॉर्मल सेक्टर में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। फार्मर सेक्टर डेवलपमेंट पे काम आता है, इनफॉर्मल सेक्टर का मेन मोटिव होता है पैसा कमाना। फार्मर सेक्टर में टर्म्स एंड कंडीशन बहुत क्लियर होती हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में क्लियर टर्म्स एंड कंडीशन नहीं देखने को मिलती है। फिर आ जाता है एग्जांपल। इतना पॉइंट आप याद कर लेंगे, इसमें से 5 नंबर में आ रहा तो 5 पॉइंट लिख देंगे, आपको 5 नंबर मिल जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। अब हम लोग समझते हैं सोर्स ऑफ क्रेडिट। अब हम लोग समझते हैं सोर्स ऑफ क्रेडिट। भैया जो होता है कौन कहां से पैसा ले सकता है, कौन कहां से पैसा लेता है, वो बात कर लेते हैं ना। सोर्स ऑफ क्रेडिट में देखो 3 लोग होते हैं जो पैसा लेते हैं। या तो वो स्मॉल फार्मर होगा, पहले हम लोग समझते हैं कि या तो वो लैंडलेस फार्मर होगा, या तो वो स्मॉल फार्मर होगा। स्मॉल लैंडलेस फार्मर कहां कहलाएगा, जिसके पास जमीन नहीं हो कैसे फार्मर, लैंडलेस उसे लेबर कहा जाएगा ना। इसके पास जमीन नहीं उसे लैंडलेस लेबर, या तो लैंडलेस लेबर होंगे भाई, या तो फिर बहुत छोटा किसान होगा, छोटा किसान जैसे जो होता है रश्मिका का हम एग्जांपल लेते हैं, रश्मिका छोटे किसान थी ना, उस तरीके से। या फिर होता है या तो वो मीडियम या बिग फार्मर होंगे। तो 3 तरीके के लोग होते हैं जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, इन्हीं को लोन की जरूरत पड़ती है। तो सोसाइटी में या तो स्मॉल फार्म लैंडलेस लेबर होगा, या तो स्मॉल फार्मर होगा, या तो मीडियम या बिग फार्मर होगा, या फिर यहाँ मीडियम या बिग जो होता है बिजनेसमैन भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना। इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि कौन कहां से पैसा लेता है। अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, किससे शुरुआत करें, स्मॉल फार्मर से शुरुआत करें। चलो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्मॉल फार्मर से। भैया स्मॉल फार्मर कहां से लोन ले सकता है। देखो इस स्मॉल फार्मर के पास सबसे पहले, ये स्मॉल फार्मर है, इसका मतलब इसके पास कम जमीनें हैं, लेकिन है जमीन। कम जमीनें भले हैं लेकिन है जमीन। अगर मैंने कहा इसके पास 10 बीघा जमीन है या 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा है इसके पास जमीन है, कहने का मतलब स्मॉल फार्मर ना, इसके पास 50 बीघा होगी, तो बिग फार्मर है ना। तो कहीं ना कहीं इसके पास कोलेटरल है, कोलेटरल इसके पास है। स्मॉल फार्मर भले है लेकिन इसके पास कोलेटरल है। तो अब कोलेटरल है जब इसके पास, तो इसे फार्मर सेक्टर भी लोन देगा, इसे इनफॉर्मल सेक्टर भी लोन देगा। ठीक है, तो यहां पर ये मनी लेंडर से भी पैसा ले सकता है, ये ट्रेडर से। ये मनी लेंडर और ट्रेडर दोनों के दोनों आते हैं आपके इनफॉर्मल सेक्टर में, तो यहां से भी ले सकता है और ये फार्मर सेक्टर से भी ले सकता है। समझ में आई बात है, क्योंकि इसके पास कोलेटरल है देने के लिए, और जिसके पास कोलेटरल होता है देने के लिए वो कहीं से भी पैसा ले सकता है, चाहे फार्मर सेक्टर से ले चाहे इनफॉर्मल सेक्टर से ले। तो समझ में आई बात है। देखो यहां पर ये मनी लेंडर से पैसा ले सकता है, ट्रेडर से पैसा ले सकता है, बैंक से पैसा ले सकता है। तो आप अभी से एक्सप्लेन करेंगे, क्या एक्सप्लेन करेंगे। मनी लेंडर से जब पैसा लेगा तो मनी लेंडर जो होता है वहां पर उसे डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना पड़ेगा, कोलेटरल देना पड़ेगा, टाइम टेक, ये सारी बातें जो यही है ना, यही लगे मनी लेंडर वाले चिपका दीजिए। इस तरीके से फिर ट्रेडर पैसा देगा, तो ट्रेडर जो होता है
ट्रेडर वाले में यही बातें चिपका दिए। ट्रेडर वाले में एक बात और चिपकाइएगा, मतलब लिखिएगा, चिपकाने का मतलब लिखिएगा ना, चिपका दीजिए मतलब चलो कोई बात नहीं। ट्रेडर में एक बात और लिखिएगा कि ट्रेडर जो होता है, क्योंकि मैंने बताया था ना इनका क्या मेन मोटिव होता है, पैसा कमाना। तो ट्रेडर क्या करता है, दिमाग लगाता है। ट्रेडर का मतलब बेटा व्यापारी। तो व्यापारी आपको लोन देता है यहां पर स्मॉल फार्मर्स को, तो एक दिमाग लगाता है कि कहता है कि अगर मैं आपको जो होता है पैसा तो दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पे दूंगा कि आपको अपना फसल मुझे ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि ये किसान है जिसके पास फसल होगी, ट्रेडर व्यापारी है तो फसल खरीदता है। तो एक काम करता है, एक शर्त रख देता है, क्योंकि इसमें बेटा शर्तें मैंने बताया टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कुछ भी शर्तें रखी जा सकती है। तो एक शर्त रखता है वहां पर, मैं आपको एक शर्त पे पैसा दूंगा, अगर आप मुझे अपना फसल देंगे तभी मैं आपको पैसा देने वाला हूं, वरना नहीं दूंगा ना। ये तो कोई जो होता है मनी लेंडर का मतलब इसका कोई जो होता है, ये कोई जो होता शर्त नहीं रखता, इसलिए होता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। लेकिन ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी रखता है, या कहता है कि या फिर ये कम भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रख लेता है थोड़ा बहुत। ये कहता है कि अगर सब लोग 10 रुपए पे, ये 100 रुपए पे 10 रुपए लेना, मुझे 90 रुपए देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ मुझे अपनी फसल बेचना, किसी और को मत बेचना। तो इस तरीके से ट्रेडर एक और अपना फायदा देख लेता है, तो यहां पर एक और शर्त रख देता है। ये स्मॉल फार्मर्स होते हैं, ये बैंक से भी ले सकते हैं, लेकिन बेटा ये बैंक से नहीं लेते हैं क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, गांव के पहचान वाले ऐसे होते हैं, जैसे ट्रेडर बार बार उनसे मिल रहा है, मनी लेंडर उनसे बार बार मिल रहा है, गांव का ही ना। तो इस तरीके से ये सब इनके पहचान के होते हैं, लोन लेते हैं, बैंक से नहीं ले जाते हैं, क्योंकि बैंक तो हमें ज्यादा सुविधा दे रहा है, बस यही तो टाइम टेकन है, कोलेटरल देना पड़ता है, टाइम टेकन है, डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, लोग इससे घबरा जाते हैं, बैंक के पास नहीं जाते हैं। तो बैंक के पास जाना चाहिए लोन लेने, अगर हमें लोन लेना है तो। और मैंने बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, तो दोनों को देख के कितना रिस्क है, जहां मैं ले रहा हूं, क्या वो घूमने के लिए, खाने के लिए पैसा दे रहा हूं, या फिर किसी बिजनेस में डालने के लिए ले रहा हूं, तो उस हिसाब से हमें देख के फिर लोन लेना चाहिए, वरना बहुत ज्यादा लोन्स के नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि लैंडलेस लेबर। लैंडलेस लेबर का मतलब इसके पास जमीन तो है नहीं बेटा, जमीन तो है नहीं जब, तो इसके पास कोलेटरल एक तरीके से नहीं है। तो कोलेटरल जब नहीं है तो इसे जो है, इसे बेटा ना तो फार्मर सेक्टर का ये लोन देगा, ना तो इनफार्मर सेक्टर का लोन देगा। लेकिन हाँ अभी एक बंदा बच जाता है, ये लैंडलेस लेबर किसी के पास काम करता होगा, उसे कहा जाता है, ये भी इनफार्मर सेक्टर में बेटा। देखो मैंने यहां मनी लेंडर का लेके कोलेटरल बताया था, लेकिन मैंने बताया था कि अगर हमारी फ्रेंड होगा, हमारा कोई रिश्तेदार होगा, या फिर जो होता है जहां आप काम कर रहे हो, वो आपसे कोलेटरल थोड़ी ना मांगेगा, वो कोलेटरल नहीं मांगेगा। तो इस तरीके से अब जो है क्या करते हैं कि यहां से ना तो ये बैंक से लोन ले सकता है, ना तो मनी लेंडर से लोन ले सकता है, ना तो किसी ट्रेडर से लोन ले सकता है, क्योंकि इनको सबको कोलेटरल चाहिए कुछ ना कुछ। लेकिन लैंड लेबर के पास जो होता है, लैंडलेस लेबर के पास अभी एक चीज बच जाती है कि अपने मालिक के पास चला जाता है। वो अपने मालिक के पास चला जाता है जहां पर वो काम करता है, वो कहता है कि भैया हमको पैसा चाहिए, हमें लोन दे दीजिए। तो उसका मालिक उसे लोन तो दे देता है, लेकिन उसके एक शर्त रख देता है। क्या शर्त रखता है कि भैया कोलेटरल नहीं है, तेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे मेरे पास अगले 2 साल तक तू काम करेगा। भैया 1 साल तक करेगा, 2 साल तक करेगा, 5 साल तक मेरे पास ही काम करोगे आप। इस तरीके से वो एक्सप्लॉइट करते हैं, लोन तो दे देते हैं, पैसा तो दे देते हैं, लेकिन अगले 2 साल तक मेरे पास ही काम करोगे, कहीं भाग के नहीं जाओगे। समझ में आई बातें? तो स्मॉल फार्मर किस तरीके से लोन कहां से ले सकते हैं, स्मॉल फार्मर सारी जगह से लोन ले सकते हैं। फिर लैंडलेस लेबर कहां से लोन ले सकते हैं, लैंडलेस लेबर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयर से लोन ले सकते हैं। एम्प्लॉयर का मतलब जहां एम्प्लॉय मतलब काम करने वाला, एम्प्लॉयर मतलब जिसके यहाँ काम करते हैं। तो ये एक तरीके से एम्प्लॉय है जो एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा है, अपने मालिक के पास काम कर रहा है, या फिर जहां भी काम कर रहा है, तो वहां से वो लोन ले सकता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि जो होता है मीडियम या हाई फार्मर, जो मीडियम क्लास के फार्मर होते हैं, या फिर जो होता है बहुत ही रिच फार्मर होते हैं, वो कहां से लोन लेते हैं? वो बेटा सिर्फ और सिर्फ बैंक से लोन लेते हैं। आपको लग रहा होगा फिर ये बैंक से क्यों लोन लेते हैं? क्योंकि बेटा ये लोग पढ़े लिखे होते हैं, इन्हें पता होता है, इनके पास जो होता है अच्छा खासा पैसा होता है। एक्चुअली मीडियम या हाई फार्मर ही तो पैसा बांट रहे हैं। आपका जो ये मनी लेंडर है, ये मनी लेंडर कौन होता है? आपके मीडियम में हाई फार्मर वाले होते हैं। तो ये लोग एक्चुअली इनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, ये लोग किसके पास जाएंगे? ट्रेडर तो इन्हीं का बिरादरी है, समझ लो तरीके से। मीडियम में हाई फार्मर जो होता है वो जितना पैसा रखेंगे उतना पैसा ट्रेडर रखा, तो इनके पास नहीं जाते, ये बैंक के पास जाते हैं। और इन्हें पता भी होता है कि बैंक के बारे में, क्योंकि पढ़े लिखे भी होते हैं। तो इस तरीके से शिक्षा अगर हमारे अंदर आ जाए, तो शिक्षा आ जाए तो हम लोग ये जान लेंगे, जैसे मैं आपको पढ़ा दिया, सारी बातें बता दिया। अब आप जो होता है, आप कभी भी पैसा लोन लेना होगा तो आप अपने घर वालों से कहोगे कि फार्मर सेक्टर से लोन लो, इन फार्मर सेक्टर से लोन मत लो। पहले किस लिए लोन ले रहे हो वो देखोगे, फिर अगर हाँ लग रहा है कि हाँ पैसा मैं जो होता है इसे कमा लूंगा, उसे भर लूंगा, तो आप कहोगे फार्मर सेक्टर से लोन लो, इन फार्मर सेक्टर से लोन मत लो ना। आपको बातें आप समझ में आ रही होंगी। तो मीडियम या हाई फार्मर जो होता है वो बैंक से लोन लेता है, क्योंकि उसे पता है, वो पढ़ा लिखा है, उसे पता है कि मैं इधर जाऊंगा कहीं लोन लेने तो बड़ा रुपया चार्ज कर देगा, इससे बढ़िया मैं बैंक के पास जाता हूं। तो इस तरीके से ये लोग जो है बैंक से पैसा लेते हैं लोन। तो मीडियम या हाई फार्मर बैंक से लेता है, लैंडलेस फार्मर जो होता है वो यहां से लेता है, स्मॉल फार्मर यहां से लेता है। अब इसके बारे में आप बता सकते हैं, बैंक से पैसा लेता है तो बैंक के ये फायदे होते हैं, इसलिए जो होता है ये बातें हैं बैंक की, तो इसलिए बैंक से पैसा लेता है। ये वाली बातें इसलिए बैंक से पैसा लेता है। तो इतनी बातें हो गई। अब हम लोग एक टॉपिक और देख लेते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है
उसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम अपनी अब नेक्स्ट टॉपिक जो है कोऑपरेटिव सेक्टर या सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप या कोऑपरेटिव सेक्टर हमारी नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए इसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में या 3 नंबर में हर बार पूछा जाता है। ऐसा अमूमन देखा गया कि 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन इसके बारे में बहुत ही लिमिटेड पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, 5 नंबर में पूछा जा रहा है इसलिए, 3 नंबर में पूछा जा रहा है इसलिए, लेकिन इस चैप्टर में हर एक टॉपिक बहुत छोटी है, लेकिन वहां से क्वेश्चन अब जैसे चैप्टर से बनना ही बनना क्वेश्चन है तो जाएगा कहां से। अब एग्जामिनर के पास अगर जो होता है इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाना है और इस चैप्टर में है ही नहीं कुछ बड़ा टॉपिक, तो बनाएगा क्या। इसे मजबूरी है कि ऐसी चीजों को पकड़ के बनाना ही पड़ता है जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसलिए इस चैप्टर से नंबर लेना काफी आसान हो जाता है। तो कोऑपरेटिव सेक्टर या सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में मैं आपको बातें बताता हूं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप या कोऑपरेटिव सेक्टर क्यों जनरेट हुआ था, फिर कैसे काम करता है और फिर उसमें कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं ना। तो देखिए सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि बैंक जो होता है वो डेवलपमेंट पे काम करता है ना। बैंक या फिर फॉर्मल सेक्टर जो लोन देता है वो जो होता है डेवलपमेंट के लिए लोन देता है, ताकि लोगों का विकास हो सके, गांव का विकास हो सके, आदमी का जो होता है विकास हो सके ना, वो ज्यादा से ज्यादा जो होता है हमारी कंट्री का विकास हो सके। तो इस पर्पज पे काम करता है अपना जो होता है फॉर्मल सेक्टर। इतनी बातें समझ में आती है, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि इनफॉर्मल सेक्टर जो लोन देता है वो कहीं ना कहीं अपनी कमाई के लिए लोन देता है, यानी कि उसका मेन मोटो होता है कि पैसा कमाना। तो मेन मोटो अगर उसका पैसा कमाना होता है तो वो पैसा कमाने पे ध्यान देता है, तो वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, मौके का फायदा उठाता है कहीं ना कहीं ना। जैसे मनी लेंडर जो होता है मौके का फायदा उठाएगा और पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाएगा। तो देखिए मैंने कहा एक गांव है, एक एरिया है जिस एरिया में जो होता है अपना फॉर्मल सेक्टर गया ही नहीं, मतलब अभी बैंक वहां है ही नहीं, वो बहुत पिछड़ा एरिया थोड़ा सा जिसमें बैंक अभी तक गया ही नहीं है, तो वहां पर बैंक तो है नहीं। चलो भाई आपने मान लिया कि एक लंबी बड़ी सी एरिया है जिसमें बैंक है ही नहीं, दूर दूर तक कहीं बैंक ही नहीं है। अब क्या है कि क्या इन यहाँ के रहने वाले लोगों को पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या, लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो यहाँ इंसान है तो इंसान को लोन की जरूरत पड़ती है कभी ना कभी, क्योंकि अचानक से कभी मुसीबतें आ जाती हैं तो इंसान को उस समय लोन लेना ही पड़ता है। तो अब ऐसे लोग करें तो करें क्या। इन लोग जो होता है इनके पास एक ही ऑप्शन रहता था कि ये जो होता है प्राइवेट लोगों से लोन लेते। प्राइवेट का मतलब आपने जमींदार से लोन ले, मनी लेंडर से लोन ले, ऐसे लोगों से लोन ले, रिच फार्मर से लोन ले, तो ऐसे लोगों से इनकी मजबूरी बन जाती है लोन लेना। तो अब इनके पास जो होता है जब इन लोगों से लोन लेते हैं लोग, तो ये लोग देखो अकेले यहाँ पर राज कर रहे हैं भाई, ये प्राइवेट लोग अकेले यहाँ राज कर रहे हैं, तो ये लोग मौके का फायदा देख के हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, मौके का फायदा देख के हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो यहाँ के लोग बचे तो बचे कैसे, इसीलिए एक संस्था जनरेट की गई जिसका नाम था सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर। एक संस्था जनरेट की गई जिसका नाम था सेल्फ हेल्प ग्रुप या कोऑपरेटिव सेक्टर, जहां एक दूसरे की लोग मदद करेंगे। और यह संस्था देखते ही देखते बड़ी तेजी के साथ फेमस हो गई थी। क्या फेमस हुई थी कि पहले बैंक बहुत ही कम हुआ करते थे और बैंक सिर्फ शहरों में हुआ करते थे, तो गांव में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, तो गांव के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जनरेट हुआ था। और ये देखते ही देखते पूरे गांव में फैलने लगा, बड़ी तेजी के साथ जो होता है बढ़ने लगा, क्योंकि इसमें एक तरीके से जैसे फार्मर सेक्टर वर्क करता, फार्मर सेक्टर बैंक से कम पैसा जो होता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पर जो होता है आपको लोन देखने को मिलता है। तो इस वजह से यह संस्था बहुत तेजी के साथ डेवलप हुई और लोग एक दूसरे की मदद कर करके सोसाइटी का डेवलपमेंट बड़ी तेजी के साथ होने लगा ना। अब लोन लिया लोगों ने, काम किया, कमाया, उसके बाद जो होता है बड़ा कम बैंक से कम इंटरेस्ट पे जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा दे दिया। तो इस तरीके से एक बहुत ही बेटर वे में ये चेंज चलती गई और लोग इसमें जुड़ते गए, बढ़ते गए। इस तरीके से बांग्लादेश का एक जो होता है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश करके एक संस्था चलाई गई थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाया गया था। उसमें बांग्लादेश के लगभग सभी जो होता है सभी गांवों में ये पूरा प्रचलित हो गया था, मिलियंस ऑफ लोग इसमें जुड़ चुके थे और ये जो होता है मोहम्मद यूनुस के द्वारा चलाया गया था। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बातें बताता हूं। आपको मैं एक समरी बता चुका हूं कि इसमें क्या क्या हुआ था। तो मैंने कहा कि कोऑपरेटिव सेक्टर या सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। इसमें बेटा देखो सबसे पहली बात तो इसमें वही लोग जो होता है आएंगे जो एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ रिच फार्मर है, ये प्राइवेट लोग कौन है, रिच फार्मर, मनी लेंडर जो होता है, अपने ट्रेडर, ये लोग थोड़ी ना आएंगे, ये लोगों को क्या जरूरत है, ये लोग तो खुद लोन बांट रहे हैं, लोग कमा रहे हैं। जो एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं जैसे लैंडलेस फार्मर हो गया, जैसे जो होता है स्मॉल फार्मर हो गया ना, तो ये लोग वुमेन्स हो गई, ये लोग मिलकर ये एक ग्रुप बनाते हैं, संस्था बनाते हैं, स्मॉल फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर्स, वुमेन्स, ये लोग मिलकर एक संस्था बनाते हैं सब लोग, जिसका नाम होता है कोऑपरेटिव सेक्टर या फिर जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये बेटा छोटा छोटा ग्रुप होता है, बहुत बड़ा भी ग्रुप हो सकता है, छोटा छोटा ग्रुप होता है। यहां पर देखिए बड़ा का मतलब मोहम्मद यूनुस का चला गया था, वो उसमें मिलियंस ऑफ लोग जुड़ गए थे ना। ये छोटा ग्रुप भी हो सकता है, 10-15 लोगों का, 20 लोगों का, 22 लोगों का, 25 लोगों का। एक छोटा ग्रुप भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा भी ग्रुप हो सकता है ना, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, लाखों लोग, मिलियंस ऑफ लोग में ये ग्रुप बन सकता है। ठीक है,
अब ये बात होती है कि वो जो ग्रुप बना है वो कितना सस्टेनेबल है, उसमें जो होता है लोग कैसे इसे चला रहे हैं और वो कितना फैल रहा है ना, सब पे डिपेंड करता है। तो मैंने कहा एक स्मॉल फार्मर्स या लैंडलेस फार्मर या वुमेन कोई भी मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब 20 लोग 25 लोग मिलकर एक ग्रुप बना लिए हैं, उसे कहा गया सेल्फ हेल्प ग्रुप। अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो करेंगे क्या, देखो यहाँ पर रीजन बता दिया गया है कि कोऑपरेटिव सेक्टर क्यों जनरेट हुआ, कि बैंक अवेलेबल नहीं था और इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है एक्सप्लॉइट कर रहे थे। इस वजह से भाई इनफॉर्मल सेक्टर वाले जो होता कहते थे कि हमें 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए और जो था बैंक 7% पे देता है, तो हमने क्या किया, हमने कहा यार 20% बहुत ज्यादा है, बैंक हमारे पास में है नहीं, तो एक काम करते हैं हम लोग एक संस्था जनरेट कर लेते हैं, तो उस संस्था में 2 से 3% जो होता है हम लोग ब्याज रखेंगे, बड़ा कम ब्याज, और उसके बाद जो होता है लोगों का मदद भी होती जाएगी। तो इस तरीके से बैंक अवेलेबल नहीं था और इनफॉर्मल सेक्टर बड़ा तेजी के साथ एक्सप्लॉइट कर रहा था, इस वजह से एक संस्था जनरेट हुई जिसका नाम था सेल्फ हेल्प ग्रुप ना। 2 बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी यहां पर। अब देखो मैं बताऊं बातें कैसे क्या क्या होता है, आपको 2 बातें समझ में आ चुकी होंगी, स्मॉल फार्मर, लैंडलेस फार्मर या वुमेन, इसमें से कोई भी जो होता है या फिर सभी लोग मिलके एक ग्रुप बना सकते हैं या फिर कोई भी मिलकर ग्रुप बना सकता है ना। अब जैसे मान लो स्मॉल फार्मर 20 मिल गए, ये लैंडलेस फार्मर 20 मिल गए, वो मिलकर एक संस्था बना लिए ना, इस तरीके से ये संस्था बनती है। और उसके बाद यहाँ पर इसका बनाने का रीजन क्या होता है कि इनफॉर्मल सेक्टर वाले एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं और बैंक हमारे पास होता नहीं है, काफी दूर दूर तक बैंक होता है, तो इस वजह से हमें एक संस्था जनरेट करनी पड़ती है। अब इस संस्था में क्या होता है, जैसे इस संस्था में ये होता है कि भैया एक काम करो, 20 लोग जुड़े हो, 20 लोग 100 रुपए दे दो ना, तो 100 रुपए दे दोगे तो करीब करीब कितना आ जाएगा, 2,000 रुपया हो चुका है ना। एक मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, बहुत ज्यादा भी होता है, बहुत कम भी होता है ना। तो 20 लोग जुड़े हुए हैं और 20 लोग जो होता है 100 रुपया दे रहे हैं, तो 2,000 रुपया हो गया ना। अब देखो इस 20 लोगों में से अब किसी को चाहिए पैसा भाई, अब किसी को इसमें से लोन चाहिए ना। अब पहले तो जितने लोग जुड़े हैं इस 20 मेंबर में से, ये 20 मेंबर जुड़े हैं, ये सब लोग 100 रुपया दिए हैं, इस तरीके से 2,000 रुपया हो गया है ना। अब यहां पर कॉपी में लिखा जाता है, ऐसी बात नहीं, कॉपी में लिखा जाता है। अब देखो इसी 20 में से किसी एक को चाहिए था लोन, इसी एक को चाहिए था लोन, तब ये जाता क्या, ये जाता मनी लेंडर के पास, तो मनी लेंडर इससे लेता 20%। अब इसने क्या किया, इसे 1,000 रुपए की जरूरत थी, तो एक काम करते हैं इसे 2,000 रुपया हमसे उठा के इसे दे देते हैं। इसने इन्वेस्ट किया था 100 रुपया, लेकिन लोन के तौर पे 1,000 रुपया पा गया है। अब 1,000 रुपया लोन के तौर पे पा चुका है, अभी इससे अपना काम करेगा, काम करने के बाद इसके ऊपर लगाया जाता है 2% इंटरेस्ट, 3% इंटरेस्ट। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप देखो बेटा अपने से चला जाता है, तो ये लोग जो ग्रुप वाले होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि 2% रखना, 3% रखना, 4% रखना, लेकिन ये हमेशा बैंक से कम ही रखते हैं, ताकि जो होता है हमारा चक्कर बैंक भी ना दे पाए, इस तरीके का वो जो होता है एक ग्रुप है ना। तो यहां से उन्होंने कहा कि चलो यहाँ पर कोलेटरल की भी जरूरत नहीं पड़ती है, कोलेटरल की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है भाई। ये लोग ना तो डॉक्यूमेंट लेते हैं ना तो कोलेटरल लेते हैं, क्योंकि देखो अपने पैसा जो होता है लोग इकट्ठा किए ना, तो कोलेटरल भी नहीं लेते हैं, डॉक्यूमेंट भी नहीं लेते हैं, इन्हें उठा के पैसा दे दिया। अब 1,000 रुपया ये ईमानदारी के साथ लेते हैं, उसके बाद अपना काम निपटाते हैं। काम निपटाने के बाद बहुत जल्द से जल्द जो होता है अपना, मान लो अगर 1 महीने के अंदर रिटर्न कर दिया, 1 महीने में 2% था, तो 1,000 जो होता है 20 रुपया, 100 रुपया में 2 रुपया, मतलब 1,020 रुपया 1 महीने के बाद इसे रिटर्न कर देते हैं ना। तो इस तरीके से ये संस्था चलती रहती है, इसमें थोड़ा सा पैसा भी बढ़ गया ना, अब हो गया 2,020 रुपया। अब मान लो इस तरीके से जो पैसा डाला था 100 रुपया, उसका 2 रुपया बढ़ भी गया है, जो 100 रुपया डाला था उसका भी 2% बढ़ेगा ना। अगर ये 2% दिया है तो अब इसका भी 2% बढ़ेगा, जो 20 लोग थे इनके भी 2% बन गए, यानी कि सबने दिया था 100 रुपया, लेकिन कहीं ना कहीं सबके 102 रुपया हो चुके हैं। तो इस वजह से लोग इसमें पैसा भी डालते हैं, और इस वजह से भी डालते हैं कि कल को अगर मुझे जरूरत पड़ गई तो चलो यहीं से उठा के मैं भी ले लूंगा ना। समझ में आई बात है। तो इस तरीके से एक मैकेनिज्म काम करता रहता है। अच्छा, इसके पीछे पीछे कभी कभी ये भी होता है कि जैसे देखो इन्होंने कहा कि इस तरीके से हम लोन देंगे ही देंगे ना सबको, इस तरीके से अपनी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो उनके आसपास आ गया भाई बैंक, अब बैंक दे रहा था 7% पे लोन, तो इन्होंने कहा कि भैया आ गया इनके पास बैंक, अभी तो बैंक नहीं था, तब इस तरीके से लोग चला रहे थे। अब इनके पास अगर बैंक आ गया है तो ये लोग क्या करते हैं, अगर मान लो इन्होंने 50,000 जुटा लिया है, इस तरीके से 50,000 जुटा लिया है ना, 50,000 जुटा लिया, 50,000 रुपए जुटा के रखे हैं, इस तरीके से सब लोग मिलकर 50,000 रुपए जुटा के रखे हैं। अब देखो इनके पास आ जाएगा बैंक, तो बैंक भैया मांगता कोलेटरल, तो कोलेटरल से लोग भागते हैं, डॉक्यूमेंट तो कहीं तैयार करवा लेते हैं बट कोलेटरल से भागते हैं। तो अब इनके पास जो होता है, देखो एक ऑप्शन है, इनके पास ये ऑप्शन है कि मेरे पास 50,000 रुपया आइजा जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा तैयार किया गया है। अब देखो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो मेंबर होगा, एक तरीके से हेड मेंबर बनाया जाता होगा ताकि आराम से स्मूथली चल सके। तो हेड मेंबर क्या करेगा, अब मान लो इसी में से अगर ये 100 लोग मिलके पैसा जमा किए हैं, अब देखो इसी में से किसी को चाहिए था
20,000 रुपया। इसी में से एक बंदा था जिसको चाहिए था 20,000 रुपया। अब इस बंदे को 20,000 रुपया अगर चाहिए तो भैया इस बंदे को 20,000 रुपया चाहिए, इसमें से निकाल के दे दो, वो भी हो सकता है। बट इसे कभी कभी ऐसा करते हैं कि 50,000 रुपया हम लोग फिक्स करके रख लेते हैं, हम इसमें से कोई बांटेंगे नहीं। अब हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे एज अ कोलेटरल फॉर द बैंक, बैंक के लिए कोलेटरल का यूज करेंगे। देखो अब इन्होंने ये गए बैंक के पास कि भैया बैंक हमें पैसा चाहिए, लोन 20,000 रुपया, लेकिन लोन बैंक कहेगा कोई बात नहीं, ले जाओ, लेकिन हमें कोलेटरल तो दो पहले कि भैया जो होता है कुछ गिरवी रखो तभी तो मैं मानूं। तो इस वजह से ये 50,000 रुपए को एज अ कोलेटरल दिखा देते हैं कि देखिए ये मेरे पास 50,000 रुपया है, ये लीजिए कोलेटरल 50,000 रुपया ले लीजिए और मुझे 20,000 रुपया लोन दे दीजिए। जब मुझे मैं आपका 20,000 रुपया रिटर्न करूंगा, अब ये बंदा जब 20,000 रुपया रिटर्न करेगा तो वो 50,000 रुपया मिल जाता है हमें ना। जब ये बंदा 20,000 रुपया बैंक को ले जाएगा देगा तो वहां से 20,000 रुपया और प्लस जो बैंक का इंटरेस्ट होगा वो सब देगा, उसके बाद वो 50,000 रुपया हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर सारे जो होता है जाएंगे लेके चले जाएंगे। 50,000 रुपया इनका ये सेफ से बचा है, एज अ कोलेटरल यूज होता रहता है और बैंक आराम से लोन देता रहता है। तो इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये काम होता है। आपको ये बातें भी समझ में आ चुकी होंगी मुझे लगता है। अब देखो बहुत आसानी से मैं समझाता हूं ताकि आपको कुछ बचे ना, बहुत आसानी से समझाता हूं ताकि आपको कुछ ना बचे, आप सब समझ जाए, ताकि पेपर में कुछ भी आए ना तो आपको एक तो याद कर लीजिए, ना याद हो कभी कभी भूल जाए तो समझ में आए कम से कम कि एज अ कोलेटरल से यूज किया जाता था, सर ने बताया था ना। तो इस तरीके से अब देखो डेवलपमेंट रैपिडली, अब देखो जब कभी ऐसा होने लगता है कि भैया इस 50,000 का बैंक से लोन लिया जा रहा है या फिर इसी यही से 2% 3% पे लोन लिया जा रहा है, तो बताओ 20% पे जहां एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा था, या फिर जो होता है जहां 2% 3% 5% 7% पे हमें जो होता है सिंपल इंटरेस्ट के साथ लोन मिल रहा है, तो वहां डेवलपमेंट होगा या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट वाले के पास लोन ये डेवलपमेंट होगा। ऑब्वियस बात है अपने फार्मर सेक्टर और सेल्फ हेल्प ग्रुप में डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। तो इस वजह से ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया था, यहां से डेवलपमेंट बड़ी तेजी के साथ हमें देखने मिलता है ना। अब देखो इतनी बातें हो गई, फिर से एक बार बता देता हूं, ये छोटा छोटा ग्रुप होता है, इसका ग्रुप होता है, ये स्मॉल फार्मर, लैंडलेस फार्मर, वुमेन्स बना सकती हैं ना। तो वुमेन्स या फिर लैंडलेस फार्मर्स या फिर जो होता है स्मॉल फार्मर, ये लोग बना लेते हैं ग्रुप्स, ताकि जो होता है ये लोग एक दूसरे की मदद कर पाए। यहाँ पर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बैंक अवेलेबल नहीं होता है, तो इन फार्मर सेक्टर वाले एक्सप्लॉइट करते हैं। इस वजह से जो है हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं जिसे कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें क्या होता है कि लोग पैसा कलेक्ट कर लेते हैं, हर कोई अगर मान लो इसमें 100 मेंबर जुड़े हुए हैं तो 100 मेंबर कुछ ना कुछ दे दे के इस तरीके से बहुत अच्छा खासा रुपया, अगर मान लो 100 लोगों ने 100 रुपया दिया तो 10,000 रुपया जुड़ गया ना। अब ये 10,000 रुपया ये कलेक्ट करके रख लेते हैं, तो कलेक्ट करके रख लेते हैं। अब इसी में से अगर किसी को 5,000 लोन चाहिए था तो इसी में से इस पर्सन को उठा के दे दिया जाता है। एक चीज हो गई, ताकि जो होता है बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दिया जाता है। अच्छा इसी में से अगर जो होता है ये मान लो 10,000 रुपया कभी खर्चा नहीं करना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि 10,000 रुपया जो होता है ना खर्चा हो, तो इसी को एज अ कोलेटरल यूज कर लेते हैं बैंक में, और जो होता है इसी कलेक्टर मेरे को कोलेक्टर के रूप में यूज किया जाता है फॉर फार्मर सेक्टर से लोन लेने के लिए ना। इससे डेवलपमेंट बड़ी तेजी के साथ होता है। अब एक बात और, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ये आप याद रख लीजिएगा नाम, ये ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि मोहम्मद यूनिस के द्वारा चलाया गया था, जो कि सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। शुरुआत यही से हुई थी सेल्फ हेल्प ग्रुप की। सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरुआत हुई थी बांग्लादेश से, जो कि मोहम्मद यूनुस के द्वारा चलाया गया था, और ये इसका नाम था ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम था ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। और इस ग्रुप में देखते ही देखते बड़ी तेजी के साथ फेमस हुआ, और इसमें मिलियंस ऑफ लोग बांग्लादेश के जुड़ चुके थे। इस वजह से पूरे बांग्लादेश में इसे जो होता है बड़ा अच्छा खासा जो होता है इसका अच्छा खासा सब कुछ हो चुका था। तो इसे बांग्लादेश सरकार ने परमिशन देके बैंक में कन्वर्ट करवा दिया बाद में, इसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में को बैंक में कन्वर्ट करवा दिया, जो कि आज ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश चल रहा है ना। तो इसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया, पहले 2 से 3% था, फिर बाद में इसे 6-7% कर दिया गया ना। इस वजह से ये बड़ी तेजी के साथ फेमस हुआ था। ठीक है, तो इतनी बातें थी आपके इस चैप्टर में, आपका पूरा चैप्टर हो जाता है खत्म, एकदम बल्ले बल्ले की तरह, एकदम पूरा आपने बढ़िया से पढ़ लिया है। ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। अब हम लोग जो है एक नेक्स्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन करेंगे, उसे बेहतरीन तरीके से करेंगे, और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा तो हम लोग हिस्ट्री की तरफ शिफ्ट करेंगे। और जो होता है एक चैप्टर बचा हुआ है आपके सिर्फ बायोलॉजी में डाइवर्सिटी बची हुई है, ये आपकी जो होता है जेनेटिक्स बची हुई है। बहुत बेहतरीन तरीके से 1 घंटे के अंदर मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से उसे समझा दूंगा, आप उसकी चिंता मत करिएगा। इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर होता है खत्म। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट का आप डेली 2-2 वीडियो पढ़ती रहेंगी, आप बेफिक्र रहिए, आप सिर्फ पढ़ते रहिए, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए, डेली 2 वीडियो पढ़ेंगी। तो मिलेंगे जो होता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए